नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य। इसमें पहला वीडियो जो राष्ट्रीय उद्यान का था वो चैनल पर डला हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज के जो प्रमुख अभयारण्य हैं उससे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद मैप के द्वारा जिस तरीके से हमने राष्ट्रीय उद्यान ड्रॉ किए थे उसी तरीके से राष्ट्रीय अभयारण्य को भी याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो टाइगर प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो किस किस जगह चलाया जा रहा है, इनके जन्मदाता कौन है, तो बात करें विश्व में इनके जन्मदाता कौन है, तो विश्व में जन्मदाता हैं गैन मैनफोर्ड। ठीक है, कौन है इसके? गैनी मैनफोर्ड इसके जन्मदाता हैं विश्व में। ठीक है, और भारत में अगर बात करें तो कौन है? कैलाश सांखला है। वहीं अगर अपन बात करें टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार पूरे बाघों की संख्या कितनी है? 3167 बाघ हैं। अगर अपन बात करें भारत में बाघ टोटल कितने हैं तुम्हारे? 3167 बाघ हैं, और 6.7% की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में। यह भारत में बाघ गणना की 5वीं रिपोर्ट है। पॉइंट नोट करने लायक है कि कौन सी रिपोर्ट है? 5वीं रिपोर्ट है भारत में। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या पहले 2021 में 526 थी, जिसमें वृद्धि हुई और यह 785 के करीब पहुंच गई है। वृद्धि मध्य प्रदेश ने 49.23% की वृद्धि की है। कर्नाटक में अगर अपन बात करें तो 563 बाघ हैं। उत्तराखंड में अगर अपन बात करें 560 बाघ हैं। वहीं अगर अपन देखें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या कितनी है, तो बांधवगढ़ में 165 बाघ पाए जाते हैं, कान्हा किसली में 129 बाघ पाए जाते हैं, पेंच में 123, पन्ना में 64, सतपुड़ा में 62, संजय डुबरी में 20, और जो अन्य मिलाकर अगर अपन देखें तो 222 बाघ रह रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कितनी जगह चलाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर 9 जगह चलाया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश के 9 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। कितने हैं? 9 हैं। तो सबसे पहले अपन देख लीजिए कौन कौन से। पहला है तुम्हारा कान्हा किसली टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973-1974 में बना। दूसरा अपन बात कर लेते हैं पेंच टाइगर प्रोजेक्ट जो 23 नवंबर 1992 को बना। इसके बाद अपन देखते हैं बांधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 1993 में बना। पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 1994 में बना। सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 1999 में बना। संजय टाइगर प्रोजेक्ट कब बना? 2008 में बना। वीरांगना देवी टाइगर प्रोजेक्ट सितंबर 2023 में बना। देश का यह 55वां है, और 54वां अगर अपन बात करें तो धौलपुर का है तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं राता पानी टाइगर प्रोजेक्ट, ये तुम्हारा 2 दिसंबर 2024 में बना। माधव टाइगर प्रोजेक्ट 9 मार्च 2025 को बना। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैप के थ्रू बताई थी, और आज मैंने इनकी लिस्ट आपको अलग से लिख के दे दी है। वहीं अगर अपन बात करें कि इसकी ट्रिक क्या है कि जिस तरीके से हमको आसानी से याद रहे, हम भूलें ना, तो इसकी देखिए ट्रिक आप बना लीजिए। यहाँ से देखिए बीरा, ठीक है, और यहाँ से ले लीजिए का, यहाँ से ले लीजिए पा, तो क्या हो जाएगा? बीरा, ठीक है, बीरा का बापू, बीरा का बापू कांपे रात में, बीरा का बापू कांपे रात में। कैसा भैया? पूरा पूरा, मतलब बीरा का बापू कांपे पूरा रात में। इस ट्रिक को अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से सारे के सारे ये तुम्हें नाम ध्यान रहेंगे। अगर जैसे कभी भूल जाते हैं और एग्जाम में आते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं, तो 9 हैं। अगर इनमें से किसी का नाम आपको याद नहीं रहता तो ट्रिक क्या लिखेंगे? बीरा का बापू कांपे पूरा रात में। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं तुम्हारा जो कारो पानी है हिरण पार्क, यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं, और ये तुम्हारा कहाँ पर है? डिंडोरी में है। घड़ियाल की बात करें तो पूरे भारत में 1255 घड़ियाल पाए जाते हैं। बिहार की गंडक नदी में 255 घड़ियाल पाए जाते हैं। और अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश अपना पहले नंबर पर है। गिद्ध की बात करें तो 981 गिद्ध पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 981 गिद्ध पाए जाते हैं अपने मध्य प्रदेश में। भेड़िया स्टेट भी अपने मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पर तुम्हारे 772 भेड़िया पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 772। वहीं राजस्थान में 552 और गुजरात में 494 भेड़िया हमारे पाए जाते हैं। वहीं अगर अपन देख लेते हैं अब मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछता है कि कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और उसी से तुम्हारा स्थापना वर्ष और उसी से तुम्हारा उनके नाम याद हो जाएंगे आपको। ट्रिक क्या है? पापा 9 12 20। क्या है ट्रिक? पापा 9 12 20। तो पा से हो जाएगा तुम्हारा पचमढ़ी। अगर जब अपन पा की संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आ भी निकल रहा है, तो आ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? अचन कुमार।
ठीक है। और फिर तुम्हारा पा से फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पन्ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे पचमढ़ी अपना 3 जगह फैला हुआ है, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। तो इसके अगर अपन देखें स्थापना वर्ष, अब 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब हो गया तुम्हारा 1999 सन और 2009। 1999 में इसकी स्थापना होती है और 2009 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो पा से पहले तुम्हारा 9 हो गया, तो 9 दोनों में आ रहा है। दूसरा फिर अचान कुमार, तो दूसरे पे देखो तुम्हारी क्या है, 12 आ रहा है। 12 में अपन देखो कैसे करेंगे, 12 में 2012, ये क्या है इसकी, मतलब 2012 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था। अब इसकी स्थापना अपन कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारा 2005। तारीख 30 मार्च, तारीख अगर याद भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन बहुत जरूरी है इसका याद करना, पूछ लिया जाता है कब बना है। तो इधर वाला अपन देखेंगे, इधर वाला तुम्हारा क्या है, इधर वाला तुम्हारा जब शामिल किए गए, ठीक है। ये है तुम्हारी शामिल होने वाली डेट और ये है तुम्हारी स्थापना वाली डेट बीच में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है अचन कुमार की, 2005 में स्थापना होती है और 2012 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बना दिया जाता है। अब देख लेते हैं अपन पन्ना, तो पन्ना में तुम्हारा क्या है 20, तो कितना हो गया 2020 में क्या होती है, इसकी शामिल किया जाता है जैव आरक्षित क्षेत्र में। अब इसकी अपन बात करें स्थापना की, स्थापना देखो कैसे निकालेंगे, तो 1 बार 2 यहाँ, 1 बार 2 यहाँ, तो 1 और 1 कितने होते हैं 11, तो 2011 में इसकी स्थापना होती है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 4 मार्च 2021 को, ठीक है, 4 मार्च 2021 को 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी चालू की गई है। मतलब आप इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात में भी सफारी का आनंद ले सकते हैं। कौन कौन से 3 है, बांधवगढ़ है, कान्हा है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली बाइट सफारी कहां पर शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश के मुकुंदपुर में शुरू की गई है। और इसके लोकार्पण की बात करें, यानी कि उद्घाटन इसका कब हुआ, 3 अप्रैल 2016 को हुआ। यहाँ पर बिंद नामक सफेद बाघिन पाई जाती है और इस बाघिन का नाम तुम्हारा मार्तंड सिंह जूदेव ने दिया था, जो कि रीवा के महाराजा थे। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं देश का पहला मकड़ी घर कहाँ है, तो देश का पहला मकड़ी घर आपका जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, 11 अप्रैल 2005 को हुआ। तो यहाँ पर अपन ने सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपन ने कंप्लीट किए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम आपको ड्रॉ करके सारी की सारी चीजें समझाते हैं। अब देखिए, अब अपन मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको एक एक करके ड्रॉ करेंगे और क्रम बाई क्रम जिस तरीके से सीक्वेंस से मैं आपको बताता चलूं उसी हिसाब से आप अगर याद करेंगे। और यदि आपके पास अलग अलग कलर की पेंसिलें हैं, पेन है, तो उनको अलग अलग हिसाब से अगर कलर से अपन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन चलते हैं, यहाँ पर तुम्हारा है नीमच और यहाँ है तुम्हारा मंदसौर। नीमच और मंदसौर की सीमा पर तुम्हारा है गांधी सागर। कौन सा है, गांधी सागर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य, ठीक है। गांधी सागर अभ्यारण्य तुम्हारा कहाँ है, मंदसौर और नीमच में। और गांधी सागर बांध भी तुम्हारा कहाँ है, मंदसौर में, चंबल नदी बनाती है, जैसा कि हम आपको नदियों वाले वीडियो में सिखा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अपन इसकी स्थापना। स्थापना इसकी कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1974 में। कब होती है, 1974 में। अब देखिए यहाँ से गांधी और गा से तुम्हारा निकल रहा गिद्ध, तो यहाँ पर गिद्ध योजना प्रस्तावित है। क्या है यहाँ पर, गिद्ध परियोजना प्रस्तावित, गिद्धों के संरक्षण के लिए, ठीक है, गिद्ध परियोजना प्रस्तावित, एक ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद फिर अपन यहां पर देखेंगे आगर मालवा। अब आगर मालवा में अगर अपन बात करें तो यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कामधेनु। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कामधेनु राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो कामधेनु राष्ट्रीय उद्यान में तुम्हारा गायों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 2012 में इसका भूमि पूजन होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2017 से विधिवत कार्य शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पहले तो ये भारत का पहला गाय अभ्यारण्य गायों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरा भूमि पूजन इसका कब हुआ, भूमि पूजन हुआ इसका 2012 में, ठीक है।
और विधिवत इसके कार्य कब शुरू हुए, ठीक है, विधिवत कार्य शुरू 2017 में, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर राजगढ़ में। राजगढ़ में जो तुम्हारा अभ्यारण्य है उसका नाम है तुम्हारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की अगर अपन स्थापना की बात करें तो जानकर तुमको खुशी होगी, 1974 में इसकी है और 1974 में ही इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर एक चिड़ी खो झील है जो कि काफी प्रसिद्ध है, और इस चिड़ी खो झील का निर्माण 1935 में राजा विक्रमजीत सिंह द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, यहाँ पर तुम्हारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। यहां पर अपन बात करें इसका स्थापना कब है, 1974, ठीक है। और यहां पर क्या है तुम्हारी चिड़ी खो झील, चिड़ी खो झील, और चिड़ी खो झील की स्थापना तुम्हारी कब हुई थी, 1935 में। और किसने की थी, राजा विक्रम सिंह ने। राजा का नाम आप नोट कर लेना, यहां पर स्पेस नहीं है। इसके बाद यहां पर अपन देख लेते हैं मुरैना। मुरैना में अगर अपन बात करें तो मुरैना में है आपका चंबल अभ्यारण्य। कौन सा, चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। और चंबल अभ्यारण्य की अगर अपन स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है तुम्हारी 1979 में। स्थापना कब होती है, 1979 में इसकी स्थापना हो जाती है चंबल अभ्यारण्य की, ठीक है। 1979 में इसकी स्थापना हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज है। तो चंबल अभ्यारण्य में एक तो मुरैना के देवरी में घड़ियाल केंद्र है, दूसरा यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण, कटवा, बटागुर और बस्टुआ नामक जो तुम्हारे कछुए की प्रजाति हैं इनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे के सारे फैक्ट अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें क्या क्या पाया जाता है तुम्हारा। पहला तो मुरैना के देवरी में, मुरैना के देवरी में घड़ियाल केंद्र, ठीक है, घड़ियाल केंद्र, ठीक। और दूसरा यहाँ पर कछुओं की प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। नदियों वाले चैप्टर में भी अपन ने ये चीज लिखाई थी, इसलिए यहाँ पर बोलकर आपको बता दी क्या क्या, एक बार सुन लीजिए। डॉल्फिन का, ठीक है, बटागुर और कटवा और तुम्हारा बस्टुआ, ये तुम्हारे जो तीन तुम्हारे, एक तो बटागुर, बस्टुआ और तुम्हारा कटवा, ये तो तीन प्रजाति कछुओं का संरक्षण किया जाता है, दूसरा डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्वालियर में। ग्वालियर में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है तुम्हारा घाटी गांव। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य है तुम्हारा ग्वालियर में। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1981 में। कब होती है इसकी स्थापना, 1981 में होती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 510 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है क्षेत्रफल, 510 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर संरक्षण किसका किया जाता है, तो सोन चिड़िया जो आपने देखी होगी, सोन चिड़िया का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है, जिसे इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सोन चिड़िया का संरक्षण, सोन चिड़िया का संरक्षण यहां पर किया जाता है, ठीक है। और सोन चिड़िया को क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद फिर अपन बात कर लेते हैं यहां पर तुम्हारा छतरपुर पन्ना, छतरपुर और पन्ना। यहां पर तुम्हारा छतरपुर और पन्ना में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है अभ्यारण्य, क्या नाम है, कूनो अभ्यारण्य, कूनो अभ्यारण्य, ठीक है। कूनो अभ्यारण्य कहाँ पर तुम्हारा, छतरपुर और पन्ना में। इसकी अगर अपन बात करें ये कौन सी नदी पर है, तो कूनो नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, कूनो नदी पर। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा घड़ियाल केंद्र है। इसकी स्थापना की बात करें तो आपको जानकर खुशी होगी, इसकी स्थापना भी तुम्हारी 1981 में हुई है, स्थापना 1981। और दूसरा क्या है, घड़ियाल केंद्र है, ठीक है, घड़ियालों के संरक्षण के लिए घड़ियाल केंद्र कहाँ पर है, कूनो नदी पर है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा शहडोल, और शहडोल के ऊपर ही तुम देखोगे यहाँ पर तुमको मिल जाएगा सीधी। सीधी और शहडोल में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है तुम्हारा सोन अभ्यारण्य। कौन सा है, सोन अभ्यारण्य। और सोन अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें
इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको जानकर खुशी होगी, इसकी स्थापना भी तुम्हारी 1981 में होती है। कब होती है? 1981 में होती है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो कहां पर होगा? ये सोन नदी पर होगा, और यहां पर भी घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, घड़ियाल संरक्षण केंद्र। तो 1981 में देखिए तुम्हारे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 1981 के हो गए। 1974 के तुम्हारे 2 हो गए, बिल्कुल सीक्वेंस से चले अपन, और इसके बाद 1979 का पड़ा। ठीक है, अब अपन देखेंगे और दूसरे कलर से इसको अपन करेंगे, जिससे कि आपको मैप में साफ स्पष्ट दिखाई दे। अब देखिए शहडोल के पीछे पड़ता है आपका उमरिया। ठीक है, उमरिया में अगर अपन बात करें, तो उमरिया में जो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, इसका नाम तुम्हारा क्या है? उमरिया में इसका नाम है पनपठा। कौन सा है? पनपठा अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में होती है। कब होती है इसकी? 1983 में होती है। इसके बाद फिर अपन आ जाते हैं इधर धार में, और यहां पर रतलाम। तो रतलाम की अगर अपन बात करें, यहां पर है तुम्हारा सैलेना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य। इसकी अगर अपन बात करें स्थापना की, तो आपको जानकर खुशी होगी, इसकी स्थापना और इसकी स्थापना सेम है, यानी कि 1983। अब यहां पर क्या है? तो यहां पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। खरमोर पक्षी संरक्षण केंद्र। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं धार में। धार में कौन सा है? तो धार में आपका सरदारपुर अभ्यारण्य। इसकी स्थापना भी आपको जानकर खुशी होगी कि 1983 में है। यहां पर अगर अपन बात करें किसका संरक्षण किया जाता है, तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है तुम्हारा दूधराज, उसका संरक्षण किया जाता है। दूधराज पक्षी का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद फिर अपन देखेंगे यहां पर सीधी में तुम्हारे 2 अभ्यारण्य और हैं। यहां पर इनकी तुमको सन याद नहीं करनी है, सन के चक्कर में यहां पर नहीं बताऊंगा। तो सीधी में 2 कौन कौन से? एक है तुम्हारा बगदरा अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा तुम्हारा कौन सा है? दूसरा है यहां पर संजय डुबरी अभ्यारण्य। अब जिस प्रकार तुमने कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अच्छे प्रबंधन के लिए 6 भागों में बांटा गया था, इसको भी तुम्हारा 5 भागों में बांटा गया है अच्छे प्रबंधन के लिए। कौन कौन से तुम्हारे 5 भाग हैं इसके? एक है तुम्हारा कौन सा? डुबरी। दूसरा है तुम्हारा गिद्दा। तीसरे की अपन बात करें मचम हुआ, और चौथे की बात करें तुम्हारा बस्टुआ। 5वें की बात करें कोयलारी। तो यहां पर इसके 5 जोन है। कितने जोन है? 5 जोन है। अच्छे प्रबंधन के लिए किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को जोनों में विभाजित किया जाता है, जिससे उनकी जोनों के जरिए उनकी क्या होती है? देखभाल अच्छी से होती रहती है। अब यहाँ पर देखिए 1983 वाले अपन ने कर लिए सिक्वेंस से। देखो 1983 वाला मैंने अलग पेन से लिखा मार्कर से, 1981 वाला अलग लिखा। ये अलग अलग किस लिए लिख रहा हूं? ताकि आप लोग भी अलग अलग पेंसिल से लिखें, और इसी सिक्वेंस के साथ जब भी आप याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि हमने पहले किस तरीके से याद किया था। और ऐसा तरीका यदि आप अपनाते हैं तो कभी आप नहीं भूलेंगे, और आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। अब देखिए अगले मार्कर से देखते हैं अपन। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चलते हैं तुम्हारा कहां पर? यहाँ है तुम्हारा इंदौर। अब इंदौर में अगर अपन बात करें, तो इंदौर में है तुम्हारा रालापानी अभ्यारण्य। कौन सा? रालापानी। रातापानी नहीं है, रातापानी अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो आएगा तुम्हारा रायसेन में। इसमें है रालापानी अभ्यारण्य। रालापानी अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर 1983 में वो ठीक है 1989 में। कब? 1989 में मध्य प्रदेश का
पहला, या भारत का भी अपन कह लेंगे, पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, अवेयरनेस सेंटर किसके लिए खोला गया था? चीता के लिए खोला गया था, ताकि चीते का अच्छे से देखभाल किया जा सके। यहां पर अगर अपन बात करें, इसका क्षेत्रफल राला पानी का कितना है? तो 0 पॉइंट इसका क्षेत्रफल, इसका अगर अपन बात करें, इसका क्षेत्रफल है तुम्हारा 2.3 किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल इसका? 2.3 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगर वहीं अपन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा था? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान था। और अगर अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? राला पानी है। अब यहाँ पर अपन बात करें, इस राला पानी में तुम्हारा और क्या क्या है? तो राला पानी अभ्यारण्य में अगर अपन बात करें, प्रदेश का दूसरा तितली पार्क और लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी यहीं पर है। प्रदेश का दूसरा तितली पार्क और तुम्हारा क्या है? लोमड़ी संरक्षण केंद्र, लोमड़ी संरक्षण केंद्र। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, एक चीज और है यहाँ पर इंदौर में, और उसका नाम है मेघदूत बगीचा। प्रश्न बनता है कि मेघदूत बगीचा कहाँ है? मेघदूत बगीचा ये भी तुम्हारा कहाँ है? इंदौर में ही है। इसके बाद अपन देखिए बात कर लेते हैं अब कौन सा, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अब तुम्हारा रायसेन की, ठीक है, रायसेन की बात कर लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं रायसेन। रायसेन की अगर अपन बात करें तो रायसेन में अपना कौन सा? रायसेन में अपना राता पानी, कौन सा है? राता पानी अभयारण्य, ठीक है। राता पानी अभयारण्य की अगर अपन बात करें तो ये तुम्हारा मध्य प्रदेश का 8वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। जैसा कि अभी अपन ने देखा था, तो ये कब शामिल किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में? ये शामिल किया गया है 2 दिसंबर 2024 को इसमें शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2 दिसंबर 2024 को शामिल किया गया है। राता पानी की अगर अपन बात करें, यहां पर तुम्हारा गोपालपुरा नामक स्थान पर, कौन सा स्थान? गोपालपुरा। और गोपालपुरा में तुम्हारा प्रदेश का पहला तितली घर है। पहला तितली घर तुम्हारा कहाँ है? तितली पार्क इंदौर में, वो दूसरा, और यहाँ पर कौन सा है? पहला। तो यहाँ पर कौन सा है? तितली पार्क, तितली पार्क पहला, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक सिंगौरी गढ़ है, सिंगौरी गढ़ है जहाँ पर चौकीगढ़ का किला पाया जाता है। सिंगौरी में कौन सा है तुम्हारा? सिंगौरी, सिंगौरी नामक स्थान पर चौकीगढ़ का किला पाया जाता है। चौकीगढ़ किला कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? सिंगौरी में पाया जाता है। वहीं अगर अपन अब बात कर लेते हैं तुम्हारा इधर मंडला में, अपन चलें, मंडला में जो तुम्हारा अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य का नाम है मिनी फेट। कौन सा? मिनी फेट या फैन अभ्यारण्य, ठीक है। ये तुम्हारा कहाँ है? मंडला में। मां से मिनी फेट आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहां पर तुम्हारा होशंगाबाद में। होशंगाबाद में अगर अपन बात करें, यहां पर है तुम्हारा बोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें तो 1977 में भारत के सबसे पुराने जंगल यहीं पर देखे गए। भारत के सबसे पुराने जंगल कहां पर देखे गए? तुम्हारे बोरी अभ्यारण्य में ही देखे गए। वहीं अगर अपन बात करें, बोरी अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने वाले तुम्हारे कौन से? साल हैं, सागौन हैं और बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे मोटे तने वाले, सबसे मोटे तने वाले क्या क्या पाया जाता है तुम्हारा? साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष, ठीक है, और तुम्हारा बांस की सर्वाधिक प्रजाति, बांस की
सर्वाधिक प्रजाति, और जो बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है, इस प्रजाति का तुम्हारा नाम क्या है? इस प्रजाति का तुम्हारा नाम है डेंड्रोकेल्म सेस्ट्रिक्स। क्या नाम है? डेंड्रोकेल्म सेस्ट्रिक्स नाम की प्रजाति का तुम्हारा बांस यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। वहीं अगर अपन बात कर लें यहाँ पर, अब देखिए 3 जगह पर एक अभ्यारण्य फैला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन सा? पचमढ़ी। कौन कौन सा है? देखो, एक तो तुम्हारा होशंगाबाद में है ही पचमढ़ी, दूसरा अपन बात करें तुम्हारा बैतूल में, ठीक है, और छिंदवाड़ा में। ये 3 जगह जो तुम्हारा फैला हुआ है उसका नाम तुम्हारा क्या है? उसका नाम है तुम्हारा पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी अभ्यारण्य। और पचमढ़ी अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें तो यह मध्य प्रदेश का पहला बायो जैव स्पीयर रिजर्व है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। तो यहां पर अगर फैक्ट के रूप में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? पहला जैव स्पीयर, पहला बायो जैव स्पीयर, बायो जैव स्पीयर, ठीक है। स्थापना की बात करें, कब हुई थी इसकी स्थापना? अपन ने अभी देखी थी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रिक अपन ने अभी देखी थी, पापा 9-12-20, ठीक है। तो पापा 9-12-20, ठीक है। तो कौन सी थी स्थापना? 1999। और यूनेस्को की सूची में से कब शामिल किया गया था? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, 9 दोनों में आ रहा है, 2009 में। तो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2009 में, ठीक। दूसरा अगर अपन बात करें यूनेस्को का गठन की बात करें, यूनेस्को का गठन कब होता है? 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को का गठन होता है। इसके अगर अपन हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की, तो कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का भी अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक पेंच अभ्यारण्य बताया था। कौन सा अभ्यारण्य बताया था? पेंच राष्ट्रीय उद्यान बताया था मैंने आपको, यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो। मैंने कहा था सिवनी में, सिवनी, ठीक है, सिवनी और तुम्हारा छिंदवाड़ा, इन दोनों की सीमा पर एक अभ्यारण्य, वो राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और मैंने पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आपको यही बताया था कि इसके 2 द्वार हैं, एक है तुम्हारा तुरिया, और इधर की साइड जो मैंने द्वार बताया था उस द्वार का नाम था कर्माझिरी। अब ये कर्माझिरी जो इसका द्वार है इधर तुम्हारा सिवनी में, इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्माझिरी अभ्यारण्य। और कर्माझिरी अभ्यारण्य तुम्हारा कब घोषित हुआ है ये? तो ये तुम्हारा घोषित हुआ है 2022 में। कब घोषित हुआ है तुम्हारा ये? 2022 में घोषित हुआ है। और इसके लिए भूमि कितनी घेरी गई है? भूमि की अगर अपन बात करें तो 1410.420 हेक्टेयर भूमि पर ये तुम्हारा जगह घेरता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर ये सारे हो गए। अब यहाँ पर बीच में एक जगह नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारे 2 अभ्यारण्य और हैं अभी। कौन कौन से हैं? देखिए, पहले अपन देख लेते हैं तुम्हारा सीहोर और देवास के बीच में। इधर साइड में लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, सीहोर और देवास के बीच में तुम्हारा, सीहोर और देवास, इन दोनों में जो अभ्यारण्य है उस अभ्यारण्य का नाम है तुम्हारा खिवनी अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य तुम्हारा? खिवनी अभ्यारण्य। बस इतना इसके विषय में याद रखना है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो कौन कौन सी जगह यहाँ पर अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा है सागर, दूसरा तुम्हारा आ जाएगा कौन सा? सागर। यहाँ पर सागर हो गया तुम्हारा, ठीक है। सागर के बाद अपन देखेंगे तुम्हारा दमोह, दमोह के बाद अगर अपन देखें नरसिंहपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, ये तुम्हारे, और रायसेन। और तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? रायसेन। तो सागर, दमोह और नरसिंहपुर में तुम्हारा, रायसेन में अगर अपन बात करें, एक अभ्यारण्य अपना, और उस अभ्यारण्य का नाम तुम्हारा कौन सा है? नौरादेही। कौन सा है? वीरांगना। इसमें तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा वीरांगना, वीरांगना अभ्यारण्य, ठीक है। और वीरांगना अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। किसमें शामिल कर लिया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा
और भारत की बात करें तो भारत का ये तुम्हारा 55वां है। कौन सा है तुम्हारा? भारत का 55वां और मध्य प्रदेश का 7वां। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा है तुम्हारा? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा है तुम्हारा? 7वां। और भारत का अगर अपन बात करें, भारत का कौन सा है तुम्हारा? भारत का है तुम्हारा ये 55वां। ठीक है, धौलपुर करौली राजस्थान तुम्हारा जो है वो है देश का 54वां प्रोजेक्ट टाइगर है। अब यहाँ पर इसी के अंदर अगर अपन बात करें तो वीरांगना अभ्यारण्य के अंदर तुम्हारा नौरादेही और दुर्गावती तुम्हारे अभ्यारण्य भी आते हैं छोटे छोटे। इन सभी के एरिया को कवर करके तुम्हारा एक बड़ा बना दिया, कौन सा? वीरांगना अभ्यारण्य। और यह तुम्हारा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तुम्हारा। और यहाँ पर अगर अपन बात करें इसके विषय में तुम्हारा, इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना इसकी कब होती है? 1975 और 1984, 2 डेटें हमको देखने को मिल जाती हैं इसकी स्थापना की। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे अपन ने अभ्यारण्य जो थे एकदम तरीके से ड्रॉ करके आपको सिखा दिए, और इसी तरीके से आपको सारी की सारी चीजें देखनी है। अब इसके बाद कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य हैं जिनकी मैं सूची आपको यहाँ पर लिखकर देने वाला हूं, और उनमें मैप के द्वारा भी आपको सिखाऊंगा। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं इसको फिर साफ करने वाला हूं। अब देखिए, ये वो अभ्यारण्य हैं जिनको अभी मंजूरी नहीं मिली है, प्रस्तावित हैं, और आने वाले समय में इनको भी अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इनको मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्ट आपको लिख कर दिया है। ये वाला काम आपका है ड्रॉ करने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें ड्रॉ करना सीखें। और स्थान के साथ यदि आपको याद करना है तो ड्रॉ करके ही होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ें इसमें सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे अब काली भीत तुम्हारा कहाँ पर है? बैतूल में। तो बैतूल तुम्हें पता है यहाँ पड़ता है। ठीक है, बैतूल में तुम्हारा हो गया कौन सा? काली भीत। इसके बाद ऐसे आपको बैतूल लिख के और यहाँ पर लिख देना। दूसरा, सुरमानिया तुम्हारा कहाँ है? खंडवा। और ओकारेश्वर मानदाता कहाँ तुम्हारा? खंडवा। तो यहाँ तुम्हारा क्या पड़ता है? खंडवा। तो यहाँ पर तुमको 2 तीर ऐसे लगा देने हैं और ऐसे यहाँ पर अपने मैप में ड्रॉ कर लेना है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा सुरमानिया और दूसरा ओंकारेश्वर मानदाता खंडवा। इसके बाद मयूर झाबुआ में। अब मयूर जैसा कि पता चल रहा है इसके नाम से ही, तो यहाँ पर क्या किया था? मोरों का संरक्षण किया जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा क्या पड़ता है? झाबुआ। ठीक है, यहाँ पर तुम झाबुआ लिख दोगे और यहाँ पर इसका नाम लिख दोगे। इसके बाद जमुना देवी धार। तो धार यहाँ पर जस्ट इसके बगल में पड़ता है, तो धार में तुमको लिख देना है जमुना देवी अभ्यारण्य। इसके बाद महात्मा गांधी। अब देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब इसको देखो, कुछ ऐसे हैं जिनको मैं टूटा फूटा आपको याद करा सकता हूं। जैसे कि राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता में तुम्हारा रा आ रहा है, और बुरहानपुर में भी तुम्हारा पीछे क्या आ रहा है? रा आ रहा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ है तुम्हारा? बुरहानपुर में। और बुरहानपुर तुम्हारा कहाँ पड़ता है? इधर इसी के नीचे, खंडवा के नीचे तुम्हारा क्या पड़ता है? बुरहानपुर। बुरहानपुर। तो यहाँ पर आपको तीर लगा के ऐसे लिख देना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, सा इसमें आ रहा है, सा इसमें आ रहा है। कहाँ पर है? सीहोर में। तो यहाँ पर जैसे तुम्हें पता है, इधर तुम्हारा भोपाल रहता है, इधर तुम्हारा राजगढ़ रहता है, इधर तुम्हारा विदिशा रहता है। ठीक है, इधर तुम्हारा क्या रहता है? भोपाल, विदिशा, रायसेन, और तुम्हारे इधर क्या रहता है? सीहोर। तो अपन को कहाँ पर चलना है? सीहोर में। तो सीहोर में आपको टिक लगा देना है। कौन सा लिखना है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बसामन मामा गौ अभ्यारण्य। अब देखिए, ये वाला गौ अभ्यारण्य को अभी मान्यता नहीं मिली है, जबकि तुम्हारा नीमच कौन सी जगह बताया था मैंने? आगर मालवा में। आगर मालवा में गौ अभ्यारण्य जो देश का पहला था, उसको मान्यता मिल चुकी है। और ये तुम्हारा अभी बसामन मामा गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तुम्हारा रीवा में। तो ये तुम्हारा कहाँ है? प्रस्तावित है। और रीवा अपना किधर पड़ता है? इधर पड़ता है रीवा। तो रीवा में आपको क्या करना है? ऐसे तीर लगाना है अपने मैप पर। ठीक है, और इसके बाद देखिए, माधवराव सिंधिया। तो जैसा कि तुम्हें पता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अपन ने पढ़ा था, तो वहीं पर होगा। ये कहाँ पर है तुम्हारा? श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर में तुम्हारा कौन सा है? माधवराव सिंधिया। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया तुम्हारा श्योपुर। और श्योपुर में अपन ने कौन सा पढ़ा था? कूनो। और यहाँ पर शिवपुरी में अपन ने कौन सा पढ़ा था? माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब लेकिन यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर तुम्हारा माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पर तुम्हारा? श्योपुर में। इसको ऐसे लगा देना। अब इसके बाद देखिए, अहिल्याबाई होलकर। ये तुम्हारी कहाँ है? इंदौर में। तो इंदौर यहाँ धार के आ गई है इंदौर। तो इंदौर में आपको ऐसे डैश लगा के लिख देना है। ठीक है, इंदौर में देखिए क्या हो गया तुम्हारा? कौन सा हो गया? अहिल्याबाई होलकर। और दूसरा कौन सा था? ये अपन ने पढ़ा था, कौन सा? राला पानी। अब यहाँ पर इनको मान्यता नहीं मिली है, तो इसलिए अपन ने इनको ऐसे याद कर लेते हैं। इसके बाद राजा दलपत शाह
अभ्यारण्य मंडला। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो दलपत शाह की जगह आप दलमत शाह पढ़ लीजिए, पा को माँ पढ़ लीजिए और माँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा मंडला। तो यहाँ पर अपन मंडला अपना इधर पड़ता है, तो मंडला में अपन टिक कर देंगे। कौन सा है तुम्हारा राजा दलमत शाह, ठीक है, दलपत शाह की जगह अपन क्या पढ़ लेंगे दलमत शाह। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए दा इधर आ रहा है और हरदा में भी दा आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा देखोगे बैतूल के पास यहाँ पर तुम्हारा क्या पड़ता है हरदा, तो हरदा में तुम्हारा कौन सा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद इंदिरा गांधी कहाँ पर है तुम्हारी नरसिंहपुर में। अब देखिए रा इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इंदिरा गांधी में दो रा, ऐसे याद रख लीजिए इंदिरा गांधी में दो रा। और इंदिरा गांधी तुम्हारा कहाँ पर नरसिंहपुर में, और नरसिंहपुर तुम्हारा कहाँ पड़ता है नर्मदापुरम के बगल में नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में आपको क्या कर लेना ऐसे डैश लगा के इसका नाम यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद राघवगढ़ गुना, तो गुना सभी को पता है इधर पड़ता है तुम्हारा गुना, और गुना में ऐसे डैश लगा के अपन लिख देंगे यहाँ पर राघवगढ़ गुना। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब रा देखिए इसमें भी आ रहा है सागर में भी आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन सागर, ठीक है, और सागर में यहाँ पर लिख देंगे ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तुम्हारे कुछ प्रस्तावित थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो में जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य से संबंधित टॉपिक था मैंने आपको सरल भाषा में समझाने में अगर कहीं भी अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभाई है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और इससे पहले आपने राष्ट्रीय उद्यान नहीं सीखे तो राष्ट्रीय उद्यान का भी वीडियो डला है, इसी तरीके से मैंने सरल भाषा में उनको बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।